आज हम मीन का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी कि अगर एक टर्म मिसिंग है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द मीन ऑफ 6, 8, 5, x and 4 is 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें मीन पता है और नंबर्स 5 में से 4 नंबर्स पता है, एक नंबर मिसिंग है उसमें से, तो वो नंबर हमने फाइंड करना है। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसमें मीन की जगह आप ये वैल्यू लिख लोगे जो मैंने 7 दी है आपको। 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 दूसरी साइड जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ये। 5 7 आर 35 और x के साथ की जितनी टर्म्स हैं वो ऐड होके 23। सो 23 प्लस x इज इक्वल टू 35। 23 उधर जाके 35 में से माइनस होगा तो x इज इक्वल टू 35 माइनस 23 दैट इज 12। ये आंसर आ गया। समझ आया सबको? अगर हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन दिया हुआ है, मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनमें हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में एक टर्म मिसिंग है, 4 टर्म्स दी हुई है, 5वीं मिसिंग है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। मीन की जगह जो हमें मीन दिया हुआ है 7 लिख देंगे और नंबर्स हमें पता चल रहा है 6, 8, 5, x और 4, 5 नंबर है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है, तो फॉर्मूला वही लिखेंगे। तो ये बन गया 7 इज इक्वल टू, मीन की जगह 7 आ गया, 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें पता है 5 है तो वहाँ पे 5 लिख देंगे। अब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी मैंने सिखाई हुई है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूसरी साइड जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन में, वो आ गया 35। तो 35 इज इक्वल टू x प्लस 23। 23 उधर जाके 35 में से माइनस करो तो 12, x इज इक्वल टू 12। ये हमारी मिसिंग टर्म आ गई। किस किस को नहीं समझ आया? सबको आ गया लगता है, गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे और जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर। नोट करो क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ 6, 4, 7, p एंड 10 इज 8। हाँ, p और 10। मैं फिर से बोल देती हूँ, 5 नंबर्स हैं, 6, 4, 7, उसके बाद p फॉर पापा, p, उसके बाद 10, ये 5 नंबर हैं और इनका मीन है 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब आपको मीन पता है 8 और नंबर ऑफ टर्म्स पता है 5 हैं, तो अब आप इक्वेशन बनाओ जैसे अभी सिखाया है। तो बेटा टाइम पे आया करो। अब 2 मिनट बाद एक और बच्चा आएगा, मैं बार बार वही रिपीट करती रहूंगी। जो बच्चे 10 मिनट से आए हुए हैं वो आप टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन करते बेटा? मीन का उमाकांत कल आए थे आप, फिर आपको तो समझ ही नहीं आएगा। ये तो कल वाले टॉपिक की एक्सटेंशन है, या तो सुन के आया करो ऑडियो पिछली। मीन का फॉर्मूला एवरेज वाला ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला कल करवाया था मैंने। और अब आज ये कर रहे हैं कि अगर मीन दिया हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हो और सारी ऑब्जर्वेशंस दी हो, एक मिसिंग हो, तो फॉर्मूला वही लगेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अभी क्वेश्चन पीछे मैंने किया था 7। अब आप ये वाला ही सुन लो, ये वाला अभी एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया। ठीक है, आंसर मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप कर सकते हो इसको, आ गया ना? उसको पढ़ने को थोड़ी बोला मैंने, सॉल्व करो। और किस बच्चे का हो गया? सिंपली कितना आया? दिया का भी 13। राजदीप आपका, इसको भी वैसे ही करना है। 6 प्लस, ये पहले लिखेंगे मीन, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस p प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 5। अब 5 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, 40 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस p प्लस 10। अब ये लीनियर इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो सभी। उमाकांत अब आपको भी समझ आ गया होगा। किसको? राजदीप को? क्यों? अच्छा, अब आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखो, 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस p प्लस 10, सबको प्लस कर दो। ठीक है, p तो ऐड नहीं हो सकता, बाकी की चारों टर्म्स को आपस में ऐड कर दो, प्लस p लिखो।
और इस सारे को डिवाइड करो 5 से। 27 प्लस p होल डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिखो। दिस इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 8। अब 8 को 5 नीचे है ना, डिनोमिनेटर 5 दूसरी साइड जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 5 जार कितना होता है 40 लिखो। अब इधर की जो टर्म्स रह गई 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 कितना हुआ, तो 27 प्लस p इज इक्वल टू 40। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो 27 को दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। सिंपल। क्या कहाँ से आया 8 हमें क्वेश्चन में गिवन था, मीन की वैल्यू दी हुई थी 8। हमारा क्वेश्चन था इफ द मीन ऑफ 6 4 7 p and 10 is 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब समझ आ गया? अब सबको समझ आ गया बेटा? एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था इफ द मीन ऑफ 6 4 7 p and 10 is 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें 5 नंबर पता है कि 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 5 है ना ये वैल्यूज। इनमें 4 की तो वैल्यू दी हुई है, 6 4 7 और 10 दिया हुआ है, एक p नहीं दिया हुआ, वो हमने फाइंड करना है। और इनका मीन दिया हुआ है 8। ठीक है, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने कल सीखा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन की जगह 8 ये हमें गिवन है, पहले से ही पता है, 8 लिख लिया मीन की जगह, आंसर हमें पता है। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में पांचों ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दो। अब पांचों को लिखेंगे 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस p प्लस 10, और इसको सारी लाइन लगा के नीचे डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि ये 5 नंबर्स हैं। पहला 6 है, फिर 4, फिर 7, फिर p और 10। 5 नंबर हैं जिसमें हमें 4 पता है, 5वां हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला वही लिख के 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस p प्लस 10, इसको सारे को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगर हम इनको गिने तो ये 5 है ऑब्जर्वेशंस, तो नीचे आएगा 5। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब हम ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 को ऐड करेंगे। p क्योंकि एक वेरिएबल है वो नंबर्स में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनको ऐड करके आया 27 प्लस p आ गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 5, ये है इक्वल टू 8 के। अब हमने p को निकालना है ना, p की वैल्यू निकालनी है, तो p को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। p के साथ जितने भी नंबर्स हैं एसोसिएटेड, उनको हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। मैंने लीनियर इक्वेशन में आपको ये सिखाया हुआ है। अब ये आ गया 27 प्लस p अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। अब 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 8 जा 40। अब हमारी इक्वेशन बन गई 27 प्लस p इज इक्वल टू 40। अब हम 27 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 40 माइनस 27। अब 40 में से 27 माइनस करो तो 13 आ गया। बस p के साथ और कोई भी नंबर एसोसिएटेड नहीं है इधर, सो ये p की वैल्यू आ गई 30। अब मुझे बताओ किस किस को नहीं समझ आया? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब सबको समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग। अब इसके साथ मिलता जुलता भी दे। अब मैं आपको मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस दे रही हूँ, दैट इज 11, और नंबर्स हैं, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6 और फिर x प्लस 8। ये 5 नंबर हैं, आप नंबर्स नोट करो। पहला नंबर है x, कर लिया नोट। दूसरा नंबर है, पहला नंबर है x, दूसरा नंबर x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 4, फिर x प्लस 6, x प्लस 8। ये 5 नंबर है और इनका मीन है 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है हमें, मीन पता है। अब फॉर्मूला वही लगा के x की वैल्यू निकालनी है। कितना आया? कितना? 35 नहीं बेटा, x x x, जब आप 5 बार x लेते हो तो वो 5x हो गया। ये आपने सिंगल x ले लिया लगता है। x हर बार आ रहा है ना, पहली टर्म में x है, दूसरी में भी x है, पांचों टर्म्स में x आ रहा है। तो पांचों x को जब आप ऐड करोगे तो 5x हो गए ना। मान लो x एक बॉय के लिए यूज कर रहे हैं, 1 बॉय इज इक्वल टू x, है ना। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 5 बार x
ऐड करोगे तो 5 बॉयज हो गए ना। अगर हम कहें 1 बॉय प्लस 1 बॉय प्लस 1 बॉय प्लस 1 बॉय प्लस 1 बॉय तो कितने बॉयज हुए? 5 बॉयज। अब मैं x वाली टर्म्स दे रही हूँ, बॉय की जगह x है तो कितने x हो गए? 5x। अब करो, अब ठीक कर लोगे आप सभी। हाँ, x को अपना अपना ऐड करना है और जो नंबर्स हैं उनको अलग से ऐड। अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करवा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको जब अलजेब्रा करवाऊंगी तो आपको x की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, वहाँ वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। इस टाइप का मैं ये लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये कर लो। x में जब आप x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 को ऐड करते हो तो पहले x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो। x कितनी बार है? x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5 बार है, तो ये बन गया 5x, ठीक है। 5x प्लस जो नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8 इनको ऐड करो तो ये आ गया 5x प्लस 20। सो 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 11 इंटू 5 55। अब 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा 55 में से, तो 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20। 55 में से 20 माइनस करो तो आया 35, तो 5x इज इक्वल टू 35। अब x इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, इनकी कटिंग करके आ जाएगा 7, ठीक है। चलो अब मैं सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। नोट करो 58। अब सिंपल वाला दे रही हूँ, डोंट वरी। 58 पहला टर्म, दूसरा 76, उसके बाद 40 40, 35 35, 48 48, 45 45, उसके बाद 0 और फिर 100। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 8 इनिंग्स के स्कोर्स हैं, रन्स हैं 58, 76, 40 40, 35, 48, 45, 0 और 100। फाइंड द मीन स्कोर। हाँ ठीक है राजदीप का, वेरी गुड। हाँ नहीं, इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला लगाओ अरिथमेटिक मीन का, एवरेज का फॉर्मूला लगाओ। 8 इनिंग्स के रन दिए, बस सीधा मीन स्कोर निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। 8 को ऐड करके 8 से डिवाइड करो। नहीं आ रहा बेटा ये 8 नंबर्स को ऐड करो और 8 से डिवाइड कर दो, कोई मुश्किल थोड़ी है। 5 कहाँ से आ गया? आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही। तो 402 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5.2 थोड़ी आएगा। सिंपली आप कैसे 5.2 बोल रहे हो? 400 कितना आया? 402 आया। 402 को 8 से डिवाइड करो, 402 को 8 से डिवाइड करो, 8 5 40, फिर 2 को नीचे उतारा, फिर क्या करोगे? 8 इंटू 0 0 नहीं आएगा। हाँ 50.0 आप भूल ही गए 5.25 का। अब आ गया सबका? ओके। अब मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, आप सब नोट करो। एक टेबल दिया हुआ है, उसमें पॉइंट्स ऑफ स्कोर्स दिए हैं। 3 प्लेयर्स खेले थे, ए बी सी उनके नाम है तीनों प्लेयर्स के। पहली गेम में ए के स्कोर्स नोट करो। पहले ए ने पहली गेम में 14 लिए, दूसरी गेम में 16, तीसरी गेम में 10 और चौथी गेम में 10। फिर से बोल रही हूँ, प्लेयर नंबर 1 जो था उसका नाम है कैपिटल ए, उसका नाम है ए का पहली गेम में स्कोर रहा 14, दूसरी गेम में 16, तीसरी गेम में 10 और चौथी गेम में 10। ठीक है, नोट कर लिया। अब उसके बाद दूसरा प्लेयर है, अलग से इसका डाटा नोट करो। दूसरा प्लेयर है बी का पहली गेम में 0 स्कोर, दूसरी गेम में 8, तीसरी गेम में 6, चौथी गेम में 4। बी के फिर से स्कोर्स बता रही हूँ। पहली गेम में 0, गेम 2 में 8, गेम 3 में 6 और गेम 4 में 4। लिया नोट सबने। और तीसरा प्लेयर है, उसका नाम है सी का पहली गेम में स्कोर है 8, दूसरी गेम में 11 और तीसरी गेम उसने नहीं खेला ही नहीं है उसमें, और चौथी गेम में 13। अब आपने क्या करना है, तीनों का एवरेज स्कोर निकालना है और मुझे बताना है कि कौन सा प्लेयर बेस्ट परफॉर्मर रहा। किसी का कुछ मिस हुआ है तो पूछ लो, मैं बता देती हूँ। तो लास्ट वाला सी प्लेयर का पहले गेम में 8, दूसरी गेम में 11, तीसरी गेम वो खेला ही नहीं और चौथी गेम में 13। सब तीनों का अलग अलग एवरेज निकालो, मीन निकालो।
ए का भी मीन निकालो, बी का मीन निकालो, सी का मीन निकालो, फिर बताओ कि किसके बेटर है, सबसे अच्छा स्कोर किसका रहा। यार तो कहीं ये वालों ने तो ऊपर हाँ जी बेटा, कितना कितना आया स्कोर एवरेज? नहीं, सी का गलत है। नहीं, सी में गड़बड़ कर दी थी, मुझे पता था। हाँ तो तीन तीन गेम खेली है ना, तो 3 का एवरेज निकलेगा। आपने 4 लिया होगा, है ना? जो गेम वो खेला ही नहीं तो वो उसका स्कोर एवरेज में नहीं गिना। हाँ, उसका 0 स्कोर, जैसे बी का एक बार 0 आया वो गिना गया है क्योंकि उसका स्कोर है 0। अगर अपीयर ही नहीं होता तो खेला ही नहीं तो वो वाला गिना ही नहीं जाएगा, उसका 3 का एवरेज मैंने इसीलिए दिया था। नो, 8, 11 और 13 3 है। अब निकालो। हाँ, और एक गेम को खेला ही नहीं। ये कितना आ रहा है? नहीं, 32 को 3 से डिवाइड करो। 32 को 3 से डिवाइड करो। 3 1 is 3, फिर 3 उतारा, अब 0 पे जाएगा। 3 0 is 0, फिर डेसिमल लगा के एक 0 और आ गई। 30 20 अब 3 6 are 18, 6 पे जा रहा है ना, तो 10.6, अगला नंबर भी 6 आ रहा है, तो 10.66 लिख सकते हो या 10.67 लिख। तो किसका स्कोर बेटर रहा? हाँ ठीक है। एक टाइप और करवा देती हूँ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक तो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं और एफ उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो हमें टेबल दिया हुआ है, उसमें एक्स की वैल्यूज लिखो 4, उसके नीचे 6, ऐसे करके 2 कॉलम्स बना लो, एक्स और एफ बना लिए। एक्स के नीचे पहली वैल्यू लिखो 4, उसके नीचे 6, उसके नीचे तीसरा नंबर है 9, चौथा नंबर है 10 10 और पांचवा नंबर है 15। 5 नंबर्स है 4 6 9 10 और 15। और इसके सामने दूसरे कॉलम में एफ आए। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, जैसे एक्स की फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। एफ वाले कॉलम में 4 के सामने लिखो 5। अब एफ के नीचे वैल्यूज मैं बोल रही हूँ, पहली वैल्यू है 5, दूसरी वैल्यू 10, तीसरी वैल्यू 10, उसके बाद 7 और फिर 8। अब तीसरा कॉलम बनाओगे आप अपने आप, उसमें इनका प्रोडक्ट लेना है। एक्स की जो वैल्यूज है उनको एफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 के सामने 5 लिखवाया था ना, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम में 4 5 20 लिख दो। हमें 2 कॉलम, ये वाला सम मैं करवा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। ये वाला सिखाने के लिए कर रही हूँ और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, वो आप सॉल्व कर, ठीक है। एक्स के नीचे वैल्यूज 4 6 9 10 15 ऐसे नीचे नीचे लिखते जाओ। लिख ली सबने? 4, उसके बाद 6 नीचे, उसके नीचे 9, उसके नीचे 10, उसके नीचे 15। अब दूसरा कॉलम में एफ के नीचे 4 के सामने पहला नंबर पे 5, दूसरे नंबर पे 10, 5 5 5 5। एक्स की वैल्यू, हाँ लास्ट में 1 5 था, 1 5 5। अब एफ की वैल्यूज, पहली वैल्यू 5, दूसरी 10, तीसरी 10, चौथी 7 और पांचवी 8। अब तीसरा कॉलम बनाना है, उसमें इनको मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म एक्स की और पहली टर्म एफ की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम में लिखो। ये था 4 और ये 5, 4 5 20 लिख दो उधर। इसी तरह अगली लाइन में 6 इधर है, उसके आगे 10 है तो 6 10 60। उससे अगली लाइन में 9 पहले कॉलम में है, 10 दूसरे कॉलम में है, तो 9 इंटू 10 90 लिखेंगे तीसरे कॉलम में। ऐसे ही चौथे कॉलम में एक्स के नीचे 10 और एफ के नीचे 7, तो 10 इंटू 7 इज 70 और फिर लास्ट में 15 इंटू 8 इज 120, ठीक है। अब आपने एफ वाली टर्म्स का टोटल करना है। एफ के नीचे जितनी भी टर्म्स है उनका टोटल लिखना है नीचे, वो कैपिटल एन से डिनोट होता है। और एफ इंटू एक्स, ये जो इनका टोटल 20 60 90 70 और 120, इनका टोटल करना है। ये आ गया 360। अब आपका फॉर्मूला है मीन निकालने का, ये समेशन बोलते हैं इसको। समेशन मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये आ गया
मीन का फॉर्मूला लगा के 360 अपॉन 40। अब 360 और 40 की आपस में कटिंग कर लो, 0 से 0 कट गया और 4 के टेबल से 4 1 is 4, 4 9s are 30, तो मीन का आंसर आ गया 9। एक्स वाले को नहीं करना, सिर्फ एफ वाले को करना है, और जो मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम मतलब सेकंड कॉलम का टोटल और थर्ड कॉलम का टोटल, और फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड कॉलम का जो टोटल है उसको डिवाइड करेंगे सेकंड कॉलम के टोटल से, फर्स्ट का टोटल नहीं करना। आ गया समझ? हाँ आ गया समझ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक सिंपल दे रही हूँ सम, एक ऐसा वाला कर लो। x के नीचे वैल्यूज लिखो, छोटी छोटी वैल्यूज आप फटाफट कर लोगे। x के नीचे वैल्यूज लिखो 5, उसके नीचे 6, उसके नीचे 7, उसके नीचे 8, 8 और पांचवा नंबर है 9। अब दूसरा कॉलम बनाओ f का, f के नीचे 5 के सामने 4, 6 के सामने 8, 7 के सामने 14, 8 के सामने 11, 9 के सामने 3। फिर से बोल देती हूँ, फर्स्ट कॉलम के नंबर्स हैं 5, 6, 7, 8, 9 और सेकंड कॉलम के नंबर्स हैं 4, 8, 14, 11, 3। अब आप थर्ड कॉलम बनाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ इनको और उनका फिर टोटल करके एफ वाला जो सेकंड कॉलम है मतलब थर्ड कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय सेकंड कॉलम का टोटल। अब आप करो। आज ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, कल हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। 63 तो नहीं आ रहा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 8 से, 7 को 14 से, 8 को 11 से, 9 को 3 से। हाँ बेटा 40 से डिवाइड कर दो, 47 आर 280, उसके बाद डेसिमल लगाओ फिर 0, तो 7 डेसिमल 0 ऐसे करके आ रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए उनको ऐड कर दो। नहीं राजीव इतना तो नहीं आ रहा। 5 4s are 20, 6 8s are, लिखते जाओ जो जो नंबर आ रहे हैं 48। उसके बाद हाँ अब्बास आपका ठीक आया आंसर 7.025। फिर 14 7s are 98, 11 8s are 88, 9 3s are 27। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो 281 आ रहा है। अब 281 को 40 से डिवाइड करो तो 7 डेसिमल 025। अब आ गया सबका, ठीक है कोई बात नहीं। ये हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स किए हैं सिर्फ इस टॉपिक में आपको थोड़ी सी मेरे को लग रहा है मुश्किल आई है ना। नो मैम, फिर जल्दी जल्दी आंसर तो निकाल लेनी आपने। किस किस को मुश्किल लगा ये टॉपिक? किसी को भी नहीं? अच्छा ओके ओके। हाँ इसमें ना थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अभी ना स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बड़े बड़े आंकड़े इसमें आते हैं, बड़े बड़े नंबर, जैसे मतलब किसी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, डिफरेंट स्टेट्स की, डिफरेंट कंट्रीज की बात हो रही है, अलग अलग डाटा, तो बड़ा बड़ा डाटा भी होता है। जैसे मान लो किसी चीज का उत्पादन है ना, कि कोई फसल है उसके बारे में कि कौन से शहर में कितनी फसल होती है, कितने टन फसल होती है, तो ये बड़ा बड़ा डाटा आता है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अभी जो मैं ले रही हूँ बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स ले रही हूँ ताकि हम हाथ से भी इनको कैलकुलेट कर सकें। अदरवाइज इनके लिए हमें कैलकुलेटर्स की जरूरत पड़ती। बड़ी बड़ी टर्म्स होती हैं, लाखों में, करोड़ों में, अरब्स में, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए बड़े कैलकुलेटर, ये जो नॉर्मल कैलकुलेटर है ये भी नहीं, एक और मशीन होती है कैलकुलेशन के लिए, वो यूज होती है। उससे ये बड़ा बड़ा डाटा होता है, वो उसी में कैलकुलेट हो सकता है। मतलब इतना बड़ा डाटा होता है कि हमें जो कैलकुलेटर मिलते हैं, कैलकुलेटर में वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाते, इतने बड़ी नंबर्स हो। तो आपको, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ आपको बेसिक की नॉलेज दी है, अभी ये जो पार्ट है ये 10th तक कवर हो जाता है, 10th तक भी नहीं 9th तक हो जाता है, 10th का थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। मेन जो था मैंने आपको उसके बारे में नॉलेज दे दी है। जब आप लोग इस लेवल को क्रॉस कर लोगे, फ्यूचर में कभी करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका बेस बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बेसिक सारा आपको समझा दिया है और मैंने वही टर्म्स ली हैं जो आप इजीली कैलकुलेट कर सको हाथ से, ठीक है। कोई ऐसी है जो आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर लेते हो, प्लस माइनस। तो अब आपको नॉलेज तो हो गई ना, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कभी कोई बात चलती है तो आप बिल्कुल जीरो पे तो नहीं हो ना, आपको ये बेसिक तो पता चल गया ना, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी तो आपने बहुत अच्छी कर ली थी, वो 10th तक का लेवल कर लिया, 6 से लेके 10th तक आती है वो हर साल,
तो आपको 10th तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने अपनी तरफ से सारे ही आपको करवा दिए, ठीक है। तो ये भी स्टैट्स में भी मैंने आपको सारा मोटा मोटे तौर पे सारा ही बता दिया। 10th तक आपको कर्व्स की टाइप्स बता दी, पाई चार्ट बता दिया, ग्राफ्स बता दिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मेन होता ही यही है। इसके बाद अगले जो लेवल आते हैं ना 10th के बाद, वो होते हैं टेस्ट यूज करने, कुछ टेस्ट होते हैं वो लगाने आते हैं। तो ये बहुत वास्ट है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक चाहिए था वो मैंने करवाया, ठीक है। कल के लिए क्या सजेस्ट करते हो, किस टाइप का टॉपिक करना चाहोगे? कोई सजेस्ट करना चाहता है? अलजेब्रा? ओके चलो ठीक है, अलजेब्रा की नॉलेज देंगे। लेकिन बेटा क्लास छोड़ के ऐसे बीच बीच में जाया ना करो, फिर आपको नॉलेज नहीं होगी। ओके चलो ठीक है बेटा, बाय बाय। अगर कोई मुझे और टॉपिक इंटरेस्टिंग और कोई रह गया हुआ मिल गया तो वो कर लेंगे, नहीं तो अलजेब्रा शुरू। ओके बाय।